हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं आकाश रांगडाले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान। और स्टूडेंट्स, हम लोग लगाने जा रहे हैं हमारी रिएक्शन सीरीज का अध्याय क्रमांक 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही खरीदना है कोई कूपन। बात समझ में आई? आपकी यहां पर सारी परेशानियों की जो समाधान है वो किया जाता है बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास जिसमें हम देख रहे हैं हमारा अध्याय क्रमांक 3 और उसके अंदर आने वाली सारी रिएक्शंस। इसकी कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियो, एनसीईआरटी और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको हमने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है, बढ़िया से पढ़ाई कर ली है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप वो जाकर देख लीजिए। पर यदि आपने वो सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो आज की जो क्लास है इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और हर एक रिएक्शन बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। स्टूडेंट, जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को रिएक्शंस में, अभिक्रियाओं में बड़ी परेशानी जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी सारी रिएक्शंस की तैयारियां करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही तरीके से, 1 बाय 1। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने पूरे एक चैप्टर का एट अ ग्लांस ले लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से पूछी जाती हैं बहुत सारी अभिक्रियाएं। बात समझ में आ गई? तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से पूछी जाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा चैप्टर है उसमें कहानी क्या है, भाई उस चैप्टर का दुख दर्द क्या है। राइट, तो ध्यान से देखिएगा। अब इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसका मतलब ये कि यदि मैं सोडियम की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं, आयरन की बात करूं, कॉपर की बात करूं, जस्ते की बात करूं, तांबे की बात करूं, सोने की बात करूं या फिर मैं बात करूं चांदी की, तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी धातुएं। कुछ ऐसे ही हम यदि ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें, इन चीजों की यदि हम बात करें तो ये होती है हमारी अधातुएं। तो जो चैप्टर है उसका नाम जरूर धातु और अधातु है, पर इस चैप्टर में मुख्यतः हमें पढ़ना है धातुओं के बारे में। अधातुओं के सिर्फ हम भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, एक दो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो पूरा चैप्टर है इसका फोकस होगा हमारी धातुएं। अब देखते हैं इसमें कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है तो हमारा स्वागत एक टॉपिक करता है जिसका नाम है धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। बात समझ में आ रही है? इसमें कौन से देखे थे हम लोगों ने? हमने ये जाना था कि जो धातुएं होती हैं भाई कठोर तो होती है, नो डाउट। और कैसी होती है? तन्य होती है, तब तो आप तार बना लेते हो धातुओं का। साथ में कैसी होती है? आघातवर्ध्य होती है, मतलब आप उसको पतली चादर के रूप में ढाल सकते हो, जैसा कि आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर उपयोग की जाने वाली सोने और चांदी की झिल्लियां, या फिर गोदाम बनाने वाले आपके जो टिन के शेड्स होते हैं, शीट होती है, वो भी किससे बनी हुई है? धातु से। और वो उसकी कौन से गुणधर्म है? आघातवर्ध्य। साथ में देखा होगा कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, इसीलिए आप तार बनते आपने यदि देखा होगा तो वो धातुओं के बनाए जाते हैं। साथ में आपकी जो धातुएं होती हैं वो होती है ध्वनिक, मतलब ये कि आपके स्कूल की घंटी की हो या फिर आपकी लोहे वाली मेज, यदि आप उस पर प्रहार करेंगे तो उसमें से जो है आवाज आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातुएं हैं वो ध्वनिक होती है। साथ में कैसी होती है भाई? चमक होती है। आप देखो सोना कितना शाइन करता है, राइट? उसका तो एक्चुअल नेम ही ऑरम है। ऑरा का मतलब क्या होता है? तेज या फिर चमक। ऐसी चांदी जो है उसमें भी चमक होती है, ऐसी तांबा जो है उसमें भी चमक होती है। तो धातुएं जो होती है उसमें होती है चमक। तो ये तो बड़ी आसान बात थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भौतिक गुणधर्म मतलब ऐसे ही निपटा देंगे, वैसे भी नहीं पढ़ना है, अपने को लगानी है रिएक्शन सीरीज। ध्यान से देखना। अब रिएक्शन सीरीज की जब हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी हैं? तो भैया आपकी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर MgO का निर्माण करता है और चमकीली ज्वाला उत्पन्न करता है। कुछ इसी तरीके से जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। कुछ तो बड़ी भयंकर तरीके से अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि संक्षारण का होना, जैसे कि लोहे में जंग का लगना, राइट? ऐसी धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। आपने यदि इसके पहले वाले चैप्टर की जिसका नाम था अम्ल, क्षारक और लवण, यदि वहां से रिएक्शन सीरीज देखी होगी तो मैंने आपको बताया था बहुत सारी अभिक्रियाएं जो हैं इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, राइट? वो हम अम्ल, क्षारक और लवण और रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला जो पहला अध्याय था वहां पर ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं। तो घबराने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर हम जो भी चीज करने वाले हैं उसको हम पहले से पढ़ रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स में, राइट? और किसके साथ भाई? तो धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो निर्माण होता है आयनिक यौगिक का। धातु जब अधातु के साथ
अभिक्रिया करती है। तो निर्माण किसका होता है भाई? आयनिक यौगिक का। आप एक धातु ले लो, कौन सा लिया? तो भाई सोडियम ले लो, ठीक है। आप एक अधातु ले लो, कौन सा लिया? तो क्लोरीन ले लो, और दोनों को आपने मिला दिया तो क्या मिल गया आपको? तो आपको मिल गया स्टूडेंट्स NaCl। क्या मिल गया? तो आपको मिल गया भैया NaCl, जिसको हम बोलते हैं खाने वाला नमक, जिसके बिना जो है हमारी सब्जी का और खाने पीने की चीजों का जो जायका है वो अधूरा रह जाता है। बात समझ में? तो धातुएं अधातुओं के साथ भी अभिक्रिया करती हैं, आपस में भी अभिक्रिया करती हैं। और ये जो धातुएं हैं ये अन्य धातुओं के लवण के साथ में, अब जैसे जिंक है तो वो कॉपर क्लोराइड के साथ में, पोटेशियम है तो वो सोडियम क्लोराइड के साथ में। बात समझ में आ रही है? या फिर जिंक है तो कॉपर सल्फेट के साथ में, कॉपर है तो आयरन सल्फेट के साथ में। इनके साथ भी अभिक्रिया करती है या नहीं करती है, वो हमने कहां पर देखा था? रासायनिक अभिक्रिया में। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। इस चैप्टर का एट अ ग्लांस यदि आपको क्लियर रहेगा तो जब आप सवाल लगा रहे होगे तब आपको आएगा बहुत ही ज्यादा मजा और लगेंगी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अन्य धातुओं के लवण के साथ में भी जो धातुएं होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करती हैं भाई? अभिक्रियाएं करती हैं। और यदि ऐसा है तो यहां से पैदा होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं वाली बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब। कुछ और टॉपिक्स थे जो इस चैप्टर की शोभा बढ़ा रहे थे, जिसमें था आपका धातुओं का निष्कर्षण, कि भैया ये है, बताओ धातु धातु तो बोल रहे हो, आई किधर से? बहुत धातु धातु कर रहे हो, आई किधर से? तो भैया जमीन के अंदर से अलग अलग प्रकार के जो पत्थर होते हैं, चट्टान होती है, उसमें धातु अपने अयस्क के रूप में पाई जाती है। उसमें जो धातु होती है स्टूडेंट्स वो अपने अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो धातु कहां पाई जाती है भाई? अयस्क के रूप में, जमीन के अंदर। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप धातु को उसके अयस्क से निकाल के शुद्ध बुद्ध करके आप उसको मार्केट में लेकर आते हो, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निष्कर्षण। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? धातु की अशुद्ध मात्रा से उसको शुद्ध में परिवर्तित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिष्करण, यानी कि शुद्धिकरण, यानी कि शोधन। राइट? अच्छा, और क्या था? अब खनिज क्या होता है ये हमने देखा था, अयस्क क्या होता है हमने ये देखा था, भर्जन क्या होता है हमने ये देखा था, संक्षारण यानी कि लोहे में जंग लगना, तांबे की चीजों का हरा हो जाना, चांदी की चीजों में कालापन आ जाना, ये सब भी हमने देखा था। और हमने जाना था कि भैया ये जो आपका अमलगम है, ये जो आपका अमलगम है, पारा या फिर पारद का जो दूसरी धातु के साथ एक यौगिक है, उसको हम अमलगम कहते हैं। ये कौन सी चीज थी? तो ये सारी चीजों को हमने देखा था, और अंत में हमने देखा था कि ये जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है, राइट, ये जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है, भैया ये किस चिड़िया का नाम है और इसकी क्या जरूरत है? तो आप जानते हो कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देती है। तो इसके लिए हमने सक्रियता श्रेणी जो है उसको जानना बड़ा ही जरूरी था। हमने जान लिया, निपटा दिया, नॉट टू वरी वाली बात है। राइट? तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि पोटेशियम आपका सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। जो पोटेशियम होगा वो सबसे ज्यादा कैसा होगा भाई? सक्रिय होगा। उससे काफी कम जो है आपका हाइड्रोजन होगा, और अंत में जो सबसे कम सक्रिय धातु है, हाइड्रोजन आपका अधातु है पर सक्रियता श्रेणी का भाग है। और ऐसी धातु जो कि बहुत कम सक्रिय है वो है आपका सोना। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सोने की चीजें होती हैं उस पर किसी भी प्रकार का संक्षारण या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं अपने आप नहीं होती हैं। एक और टॉपिक था जिसको इस चैप्टर में हमने देखा हुआ था, और वो था आपका एक्वारेजिया, जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में भी देखा था। तो उसको कहाँ लिखा जाए? कहीं पर यदि जगह दिख रही है तो लिख देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां लिख देता हूं मैं एक्वा, कभी कभी यहां से सवाल आ जाता है, और रेजिया। राइट? तो एक और चीज हमने देखी थी और वो था हमारा एक्वारेजिया, एक ऐसा घोल जो सोने चांदी की चीजों को गला देता है। राइट? अब सवाल पैदा होता है कि सर ठीक है, ये तो चैप्टर का एट अ ग्लांस है, इतने पे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा या फिर पूरा कवर नहीं होगा, अब क्या करें हम? राइट? तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि भैया आपने यदि कौन से वीडियोस नहीं देखे, या फिर आपने यदि वन शॉट रिवीजन नहीं देखा है, या फिर आपने जितनी भी चीजें इस चैप्टर पे, इस चैनल पे पढ़ाई जाती है वो नहीं देखी है, तो प्लीज आप वो जाकर देखकर आ जाइए, क्योंकि यदि आप वो पढ़ोगे तो उसके बाद रिएक्शन वाली जो चीजें हैं वो बड़ी ही आसान हो जाएंगी। पर यदि आपने वो सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है तो चलते हैं रिएक्शंस की तरफ, और पहले जो है कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या कहते हो? यदि आपको ये कहानी क्लियर है तो आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इससे ये चैप्टर आपकी आंखों के सामने हमेशा ही रहेगा। कोशिश करें कि आप कलर्ड पेन लें, बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके बना लें आप इसे, जिससे वो चीज़ें आसान भी लगेंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ रहे हैं आगे, है ना? चलो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। चलिए ले लिया, ठीक, बढ़िया सा नोट कर लो। कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। अब चल रहे हैं इसकी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की तरफ, और हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो धातुएं हैं आपकी किस प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं अलग अलग चीजों के साथ में। बात समझ में आई? तो देखो, दोनों चीजें एक तीर से पता नहीं कितने निशान लगाने वाले हैं, और इस चैप्टर के एक टॉपिक की हम उड़ाने वाले हैं धज्जियां, क्योंकि यहां पर हम धातु और अधातु के बीच में अंतर भी देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो आपकी धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं करती हैं। तो भैया सबसे पहले आपने जो अभिक्रियाएं उठाई हैं वो किसके लिए उठाई हैं? धातु और ऑक्सीजन, अधातु और ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो धातु हो या अधातु हो, यदि वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा धातु के साथ धातु ऑक्साइड, अधातु के साथ अधातु ऑक्साइड। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ये आपके क्षारीय होते हैं। मतलब आप इनको जल से अभिक्रिया कराओ, यदि ये जल में घुलनशील होंगे क्षार का निर्माण करेंगे। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? अम्लीय होते हैं, है ना। और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन से वीडियो देखने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब आपका जो धातु ऑक्साइड है ये कैसा है? क्षारीय है। अधातु ऑक्साइड है ये कैसा है? आपका अम्लीय है। बात समझ में आ गई? चलो, तो बहुत सारी अभिक्रियाएं दी हुई है। अब जैसे सोडियम है तो सोडियम बनाएगा Na2O, कॉपर है तो कॉपर बनाएगा CuO, एल्यूमिनियम है तो ये बनाएगा Al2O3 होगा। यहाँ पर कंप्यूटर जी से मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 होगा, राइट। और ये बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड, ऊपर वाले के लिए लिखा है, ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कुछ इसी तरीके से अधातु जो है वो क्या है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नोट कर लो। तो रिवीजन का रिवीजन भी, रिएक्शन की रिएक्शन भी, और मार्क्स के मार्क्स भी। बात समझ में आ गई? नोट किया जाए। कर लिया? पक्का। आगे बढ़ते हैं। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय प्रवृत्ति के ऑक्साइड बनाती हैं। जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इसको अपन कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उदाहरण ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ये देखो। जैसे आप बात करोगे ना Al2O3 की, किसकी बात करोगे? आप बात करोगे Al2O3 की, या फिर आप बात करोगे किसकी? ZNO की। तो ये दोनों पता है कैसे? ये अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारकों के साथ में भी। मतलब ये अम्लीय भी हैं, क्षारीय भी हैं। इसका मतलब ये उभयधर्मी है, ये दोनों प्रकार के हैं, 2 in 1 है। इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे ही धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, पर जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो दोनों प्रकार की बनाती है ना। और अधातु जो है ये कैसी बनाती है भाई? अम्लीय बनाती है। CO और H2O जो है ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके उदासीन। कैसे होते हैं? तो किस प्रकृति के होते हैं भैया? ये होते हैं आपके उदासीन प्रवृत्ति के। तो लिख देते हैं यहां पर उदासीन। यहां पर शायद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये होते हैं उदासीन प्रकृति के। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हम धातुएं और अधातुओं के बारे में हमने अंतर भी देख लिया है, और भी बहुत सारे अंतर है, उसको भी हमें नहीं देखना है क्योंकि हम रिएक्शन सीरीज देख रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। बहुत ही आसान था। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हो सकता है कि वो कोई सवाल हो, नहीं, अगला कॉन्सेप्ट अभी यहां पर भी है। देखो, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। मतलब आप यदि बोलोगे कि भैया सोडियम का ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो वो तो हो जाएगा, पर बहुत सारे जैसे जिंक का नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार यानी कि एल्कली का प्रदान करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सोडियम ऑक्साइड जब जल में मिला तो क्या बना? NaOH मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हमारा एक जाना माना बड़ा ही फेवरेट प्रकार का क्षार था। साथ में यदि हम पोटेशियम ऑक्साइड की बात करेंगे और वो जल के साथ यदि मिल रहा है तो वो निर्माण किसका कर रहा है? 2KOH का, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
कुछ इसी तरीके से अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। आप सोचो क्या इंटरेस्टिंग सी कहानी है। यहां पर आप देखो, यदि मैं SO3 की अभिक्रिया H2O के साथ में करवाता हूं तो मुझे मिलता है H2SO4। मुझे कौन सी चीज मिलती है? मुझे मिलता है H2SO4। और ये क्या है? तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे कि H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल है। जैसे कि आपका H2CO3 जो है ये है आपका कार्बोनिक अम्ल। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे, और धातु ऑक्साइड जो है वो जल में घुलकर क्या बनाएंगे भाई? क्षार बनाएंगे, यानी कि आपका एल्केली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे और आपका एल्केली बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी कहानी है कि भैया धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार का निर्माण करते हैं, अधातु ऑक्साइड जो है वो आपके अम्लों का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई कहानी? सिंपल सीधी कहानी, नोट करो। कर लिया पक्का? बस खेल खत्म हो गया, रिएक्शन सारी देख ली अपन ने। चलो अब देखो, और कुछ दिया हुआ है दोनों में डिफरेंस। अब ये किसके साथ था? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया थी, है ना? याद रहे ऊपर की तरफ धातु चल रहा है, इस तरफ धातु चल रहा है, ठीक है, लिखा है ना सभी अभिक्रियाएं। और यहां पर जो है स्टूडेंट्स वो क्या चल रहा है? तो यहां पर जो है केमिस्ट्री में अधातु चल रहा है। लाइन को थोड़ा सा सीधा खींचा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब किसके साथ अभिक्रिया है भाई? जल के साथ अभिक्रिया है। क्यों करवा रहा हूं ये सब? क्योंकि यही सब तो पूछा जाएगा किसमें? रिएक्शन सीरीज में, है ना? देखो, सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं वो निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि अब देखो, धातु के साथ में जल, आपको मिलेगा धातु ऑक्साइड, और कौन सी गैस मुक्त होगी भैया? तो यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। क्लियर है कहानी? तो देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम है मेरे पास, जल है मेरे पास। पोटेशियम और जल ने आपस में क्या किया? अभिक्रिया की। क्या बनाया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और साथ में आपकी जो है हाइड्रोजन गैस निकली और ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकली। इसका मतलब ये क्या होगा? सीधी सी बात है कि ये क्या रहा होगा? तो ये रही होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो यहीं पर आपका नॉलेज के साथ साथ डिफरेंस भी क्लियर हो गया। और कैसे हुआ? सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, पर जो करती हैं वो क्या करती हैं? ध्यान से देखिएगा, धातु और जल बनाती हैं धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसी धातु ऑक्साइड को आप यदि जल से मिलाते हो तो वो बना देती है आपका धातु हाइड्रो ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो ये धातु में लिखेगा, अधातु में क्या है लिखा है, देखते हैं। अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया कर H2 गैस प्रदान नहीं करती हैं क्योंकि ये जलीय हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अधातु है ये जल के साथ अभिक्रिया तो करेगी, पर लिख दो, नो हाइड्रोजन गैस। तो नो हाइड्रोजन गैस, दैट्स ऑल। तो नो हाइड्रोजन गैस वाली बात है भैया। इसका मतलब यह हुआ कि अधातुएं अभिक्रिया यदि करते भी है तो भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होगा। आगे बात समझ में, बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी। इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये जो हमारा ये डिफरेंस वाला है धातु अधातु वाला भाग, ये पूरा हो चुका है या फिर नहीं हो पाया है। तो इसको पहले आप बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो एक मिनट, ये नहीं हटाना है मुझे, सिर्फ जो है ये वाला भाग हटाना है। धातु अधातु चलता रहेगा, है ना। चलो ये हटा देते हैं। तो बहुत आसान है, परेशान नहीं होना, सब कुछ एकदम क्लियर है, आपके दिमाग के अंदर फिट होगा, ठीक है। चलो हो गया पक्का, और आगे बढ़ते हैं। देखो धातुएं जो हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और उनमें संक्षारण जैसी चीजें होती हैं। यदि कि आपको पता हो तो लोहा जो है जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करने के बाद आयरन ऑक्साइड बना लेता है और उससे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, उसी को हम कहते हैं जंग लगना। चलो आप यदि यहां पर ध्यान से देखेंगे
दो मैग्नीशियम की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस वाले को हटा देते हैं अपन लोग, ठीक है ना, ये वाले को हटा देते हैं, चलो तो इसको हटा दिया गया। तो मैग्नीशियम ने जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद निर्माण किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, राइट, बताया था पहले मैंने आपको। गर्म जल से एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। बात समझ में, एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एल्यूमिनियम और आयरन जो है यानी कि Al और Fe जो है ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु की तो सीधी सीधी सी कहानी है, नो रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गई बात, पक्का नोट कर लो। कर लिया? अब चलो यहां देखो, और है क्या? नहीं, अभी पहला सवाल है, चलो। तो पहला था कि धातु और अधातु में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आप बोलोगे सर इसमें रिएक्शंस का है, तो भैया यही तो रिएक्शन है, दोनों के बीच में यदि आप अंतर बताओगे तो कैसे बताओगे? रिएक्शन के थ्रू। अब यदि रासायनिक गुणधर्म के अकॉर्डिंग, है ना, भौतिक नहीं, अंतर बताना है किसके हिसाब से? रासायनिक गुणधर्म, बस खत्म खेल। तो ये हो गया आपका किसके हिसाब से? तो आप बताओगे इसको रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से। किसके हिसाब से? धर्म। बात समझ में आ रही है? तो किसके हिसाब से बताओगे? आप बताओगे रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इस तरफ धातु रहेगा, इस तरफ आपका अधातु रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से नोट कर लेना। और आगे बढ़ते हैं, ये लो ये लो ये लो, और आगे बढ़ते हैं, ये लो, इसको हटा देते हैं अब यहां से, और ये लो जल के साथ अभिक्रिया, और ये लीजिए सारी अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ, और आपको क्या करना है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। तो ऐसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको इसके पहले जो पढ़ा है उस प्रकार की जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो सवाल पढ़िए, कॉपी में आंसर लिखिए, डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। चले भाई, तो कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल सी है। आपको क्या करना है? भाप के साथ आयरन जो है उसकी अभिक्रिया करवानी है। अब भाप है क्या? बेसिकली भाई भाप होता है आपका जल वाष्प, यानी कि जल का जो वाष्पीय या गैसीय वर्जन जो है उसको अपन भाप कहते हैं। इसकी अभिक्रिया कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है आपका Fe। कुछ तो होगा यहां पर पक्का, एक ऐसी अभिक्रिया होगी स्टूडेंट जिसको आप लोग कहते हो जंग का लगना। बात समझ में आ रही है? आप जानते हो कि जो लोहा होता है वो जल वाष्प की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं संक्षारण होना या फिर उसमें जंग लगना। तो ये अभिक्रिया होगी पहली वाली, भाप के साथ अभिक्रिया होगी किसकी? लोहे की, यानी कि आयरन की। दूसरा, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम के हम अभिक्रिया देखेंगे। तो देखो, कैल्शियम और पोटेशियम जो है ये काफी ज्यादा क्या होते हैं भाई? क्रियाशील होते हैं। पोटेशियम तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ये देखो, पोटेशियम तो जितनी भी धातुएं होती हैं, इनफैक्ट जितने भी आपके तत्व होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो होता है आपका क्या? पोटेशियम। उससे कम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम, उससे कम होता है मैग्नीशियम, और भी कहानी चलती रहती है। सबसे कम जो है वो आपका Au यानी कि सोना यानी कि ऑरम होता है। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, अभिक्रियाएं देख लेते हैं, क्योंकि हम लगा रहे हैं रिएक्शन सीरीज। बात समझ में आ गई? चलो, तो अभिक्रिया क्या कहती है कि यदि आप भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया करोगे तो क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर प्रदान निकलेगी। आप यदि भाप यानी कि H2O के साथ में Fe यानी कि लोहे की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe3O4, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। मतलब ये कि यहां पर क्या हुआ, जब धातु ने पहले वाले में, किस वाले में? पहली वाली में, दूसरे वाले की बात नहीं हो रही है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि आपकी जो धातु है, राइट, उसने किसके साथ अभिक्रिया की भाई? जल के साथ की, यानी भाप के साथ की। भाप क्या है? जल ही तो है, पर अपनी कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, भाप से करेगा। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा धातु, और इसका क्या मिलेगा? तो आपको धातु का ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और साथ में जो है स्टूडेंट्स कौन सी गैस रिलीज होगी? तो रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस।
बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। तो ये भाप के साथ आयरन ने अभिक्रिया कर ली। चलिए भाई, इसके बाद जो है जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम भी अभिक्रिया करते हैं। हाँ, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम भी अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम करता तो है बट थोड़ी स्लो करता है, पोटेशियम भयंकर फास्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप यहां पर एक बर्तन लेते हो और इसमें भरा हुआ है पानी, और स्टूडेंट्स आपने जो है इसमें क्या भर दिया है? आपने भर दिया इसमें पानी, राइट। और यदि आप इसमें पोटेशियम का टुकड़ा डाल देते हो तो पोटेशियम हमारा कैसा दिखता है? तो इस कलर का मान लेते हैं इसको। और यदि आपने इसमें एक पोटेशियम का टुकड़ा डाला तो जैसे ही पोटेशियम जल के साथ संपर्क में आएगा वो पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा और साथ में निकलेगी बहुत सारी ऊष्मा। और साथ में जो है बहुत सारी क्या निकलेगी? बहुत सारी निकलेगी ऊष्मा। तो कहानी समझ में आ गई? साथ में जो है बहुत सारी क्या निकलेगी? तो ऊष्मा निकलेगी। तो ये एक प्रकार की बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली ऊष्मा छेपी क्या है? आपकी अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारी जो है ऊष्मा बाहर निकलेगी यदि आप पोटेशियम या सोडियम को पानी में फेंक दोगे तो। इसलिए पोटेशियम या सोडियम जो होता है उसको आप खुले वातावरण में नहीं रखते हो, आप उनको रखते हो केरोसिन के अंदर, क्योंकि केरोसिन के अंदर वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। केरोसिन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आ गई? तो इतना नोट किया जाए। चल रहे हैं कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया की तरफ। चलो तो भैया ये रही आपकी जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद निर्माण करेगा किसका? ध्यान से देखिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, तो इसको हम चूने का पानी कहते हैं, राइट। और पोटेशियम तो भयंकर तेज अभिक्रिया करेगा और ये क्या बनाएगा? आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्या है? क्षार है। ये भी एक प्रकार का क्या है? तो क्षार है। और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस के साथ भयंकर वाली ऊष्मा निकलेगी। भयंकर मतलब भयंकर, बहुत अति से ज्यादा, राइट। और क्या निकलेगी? भयंकर ऊष्मा जो है वो कैसी होगी? बाहर आ जाएगी। बात समझ में आएगी? चलो अगला सवाल क्या कहता है, पढ़ते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। आसानी से लिख सकते हैं, सबको पता है कि भैया धातु जो है, क्रियाशील जो धातु होती है वो आपके तनु अम्ल के साथ में लवण का निर्माण करती है। और किसका निर्माण करती है? भैया आपके हाइड्रोजन गैस का। आपको पता है ये चीज कि भैया जो धातु होगी, धातु के साथ में यदि हम लिखेंगे तनु, ठीक है, और यहां पर HCl होगा तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा लवण। हमें कौन सी चीज मिलेगी? तो हमें जो है लवण मिलेगा और साथ में जो है हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो हमें लवण मिलेगा और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या कहते हैं? उदाहरण ये लो, पटक दिया उदाहरण, ये लो। Zn की जब आप रिएक्शन कराते हो, Zn यानी जिंक की जब आप रिएक्शन कराते हो, किसके साथ में? HCl के साथ में। कैसा है? तनु है, कम सांद्रित है, तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा ZnCl2 और साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। तो यही तो पूछा है कवि इस प्रश्न के पहले भाग में, यही तो कहते हैं। अब बात हो रही है आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाओं की। अब बात किसकी हो रही है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाओं की, वो भी देख लेंगे। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको बैलेंस तो करो, ये लो ना, ये लो। और ये कैसा हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका बैलेंस्ड। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी कहानी थी। बढ़ेंगे आगे। आयरन और H2SO4 की अभिक्रिया करानी है, यहां कर देंगे यार। ये लो H2SO4, ये रहा, ये आपका आयरन रहा। आप जानते हो इस बात को कि ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आप ये जानते हो कि जो लोहा है वो H2 से ज्यादा क्रियाशील है। कैसे पता चला? सक्रियता श्रेणी से पता चला। बात समझ में आई? चलो यहां पहुंचे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा FeSO4। और क्योंकि ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है तो H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, H2 जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल कहानी थी, नोट किया जाए।
लिखा हुआ है वहां पर। तो ये स्टूडेंट्स एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया थी और सक्रियता श्रेणी भी हमने समझ ली। हमने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जितनी भी अभिक्रियाएं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसको ऑलरेडी हम इसके पहले वाले चैप्टर में, उसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात। चलो नोट कर लो। ठीक 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 ठीक, चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और उससे पहले हम क्लियर करेंगे स्क्रीन। क्या बात हो रही है? कुछ बात हो रही है यहां पर। जिंक की आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो भैया आयरन 2, ये रोमन में 2 लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो लोहा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या है 2। सवाल पैदा होता है सर ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसके लिए इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वहां पर मैंने ऑक्सीकरण संख्या को लेकर एक पूरा का पूरा कौन से वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलो भाई, तो यहां पर आते हैं। जिंक की आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा? तो सीधी सी बात यह है, आप ये देख लो कि भैया जो आपका जिंक है और आयरन में ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक और आयरन में ज्यादा क्रियाशील कौन है? सबको पता है, यह अभिक्रिया ऐसी होगी Zn प्लस FeSO4। अब यदि हम सक्रियता श्रेणी देखें तो हम ये पाएंगे कि आपका जो जिंक है यानी कि जस्ता है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। तो क्या होगा? सिंपल सी बात, ये इसको हटा देगा। ये इसको क्या करेगा भाई? हटा देगा। जैसे ही इसको हटाएगा तो निर्माण किसका होगा? ZnSO4 का निर्माण होगा और आपका जो लोहा है वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या थी? तो भैया ये थी एक प्रकार की भयंकर वाली विस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स ये क्या थी? ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। दैट्स ऑल, इतना आसान था। पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। देखो, जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो इसका हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि Fe2SO4 जो है, FeSO4 जो है, ये कैसा है आपका? हरा होता है। सबको पता है, कई बार पढ़ा है, ठीक है? तो FeSO4 कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है? अब क्या होगा कि जब आप इसमें जिंक डालोगे तो उसमें से आयरन बाहर निकल जाएगा, जिंक जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब जिंक SO4 के साथ जो जिंक सल्फेट बनता है वो बेसिकली रंगहीन होता है, तो इसमें से आयरन जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे ZnSO4 की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। अब इसका कोई रंग तो होता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हरापन है वो कम होता जाएगा। ओके, ठीक है? और एक समय बाद जो विलयन है वो रंगहीन जिंक सल्फेट से के कारण जो है कैसा होता जाएगा? मलिन होता जाएगा और एक समय बाद रंगहीन हो जाएगा। दूसरा, काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाएगी और कहां पर होगी? जिस बीकर में, जिस बर्तन में आप यह अभिक्रिया करा रहे हो उसकी तली में जो है आयरन विस्थापित होकर बैठ जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि अभिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि भैया आपका जो दस्ता है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, आपका जो जिंक है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए अभिक्रिया होगी। नोट कर लो इसको। तो बस सिंपल सी बात है कि जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए अभिक्रिया हो रही है ना? अपन और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इसको मिटा देते हैं यहां से, नोट कर लो। सेम अभिक्रिया, सेम क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाता पहले अध्याय में तो पता है आपको क्या बोलना पड़ता? आपको बोलना पड़ता कि ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है। यहां पर हम विस्थापन अभिक्रिया तो देख रहे हैं, पर यहां पर हम सक्रियता श्रेणी भी देख रहे हैं और ये चीज भी देख रहे हैं कि भैया दोनों धातुओं में ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है। समझ में आ गई बात? चलो अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जब एल्यूमिनियम पाउडर को MnO2 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या एल्यूमिनियम का अपचयन हो रहा है? क्या MnO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है? सर क्या होता है अपचयन और क्या है ऑक्सीकरण के पीछे की कहानी? तो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान, भयंकर वाला आसान, ठीक है? एक तरफ लिखा है भैया अपचयन, अपचयन उर्फ दूसरा नाम क्या है इसका? तो इसका जो दूसरा नाम है वह है अवकरण।
अपचयन जो है इसी का दूसरा नाम क्या है? अवकरण। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सीनियर्स को भी बता सकते हो, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चे परेशान होते रहते हैं, ठीक है। और अपचयन का उल्टा क्या होता है? तो उपचयन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीकरण। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यही हमारा है उपचयन और यही हमारा क्या है? ऑक्सीकरण। अब ध्यान से देखो होता क्या है, सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सी एकदम छोटी वाली परिभाषा। भैया ऐसा है, H2 यदि जुड़ रहा है तो यह अपचयन है, या तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। H2 जुड़ रहा है तो यह आपका क्या है? अपचयन है, या तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो यह भी आपका अपचयन है। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा पड़ोस में। कैसे? या तो H2 बाहर निकल रहा है, या तो ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है। तो किसी चीज में यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो उसका ऑक्सीकरण है, उसी को अपन लोग उपचयन कहते हैं। किसी चीज से यदि ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो वो उसका अवकरण है, उसी चीज को हम लोग अपचयन कहते हैं। तो जहां से ऑक्सीजन बाहर निकला उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जहां पर ऑक्सीजन जुड़ा उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ये अभिक्रिया आपको दिख रही है। तो आप यदि इसको देखेंगे तो आप जानेंगे कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। चलो ना लिख लेते हैं ना यहां पर, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बस घबराने की जरूरत नहीं है। अभिक्रिया लिख कर दी है इन्होंने, विस्थापन अभिक्रिया है। और MnO2 से ऑक्सीजन, मैं O2 लिख रहा हूं, इसका मतलब यहां पर मैं ऑक्सीजन को O2 लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना। चलो, बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, जिसको हम लोग उपचयन भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाली लाइन को यहां से हटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब भैया आप या तो ऑक्सीकरण बोल दो या उपचयन बोल दो, एक ही बात है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। पर यदि आप MnO2 की बात करेंगे तो MnO2 जो है से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अब जब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो MnO2 का क्या हो रहा है भाई? अपचयन हो रहा है। खत्म, खेल जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये क्या हो रहा है? आपका अपचयन हो रहा है, ठीक है। आप अवकरण भी कह सकते हो। तो अब पूछ लेते हैं, क्या एल्यूमिनियम का अपचयन हो रहा है? ना, एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ना ना ना, गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं, ना लिख दो यहां पर ना। काहे परेशान हो रहे हो, काहे कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल सी तो कहानी है, यस और नो। कई बार तो किया अपन लोगों ने। कैसे? देखो ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आपका उपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो अपचयन होगा, इतनी सी बात। तो वो रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा क्वेश्चन, इधर रहा आंसर। हो गया? पक्का इजी भाई, ये रहा कॉन्सेप्ट, वो रहा सवाल, ये रहे कॉन्सेप्ट। तो क्या एल्यूमिनियम का अपचयन हो रहा है? एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या MnO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है? ना, MnO2 जो है उसका अपचयन हो रहा है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ना। बात समझ में आ गई? बड़ी आसान, बड़ी सिंपल, बड़ी मजेदार कहानी थी जिसके बारे में अभी हमने बात की है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, पक्का हो गया स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि ये जो आपका अवकरण है या ऑक्सीकरण है, उपचयन है या फिर आपका अपचयन है, ये सारी चीजों को हम लोग पहले अध्याय में रेडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी जो मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। आप इसको नोट कर लो। सब रिवीजन हो गया, सब हो गया, सब निपटा डाले अपन लोगों ने। विस्थापन अभिक्रिया है ये भी पता चल गया, राइट। रेडॉक्स अभिक्रिया है ये भी पता चल गया, राइट। अब ये भी पता चल गया कि एल्यूमिनियम Mn से यानी कि मैग्नीज से ज्यादा क्रियाशील होता है। मतलब सक्रियता श्रेणी की यदि आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम ऊपर आएगा और Mn यानी कि मैग्नीज जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को कर दिया है विस्थापित।
बात समझ में आ गई? नोट करो, कर लिया है नोट? सिंपल सी ये कहानी। चलो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसको नोट करना, क्रॉस चेक करना, ठीक है ना? ना या नहीं, ना या नहीं, तो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि तत्व ए है जो जल से अभिक्रिया कर यौगिक बी बनाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका उपयोग सफेदी करने में होता है। तो चूना की बात हो रही है। एक तत्व ए है जो जल से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी बनाता है, जिसका उपयोग सफेदी करने में होता है। यौगिक बी को गर्म करने पर एक ऑक्साइड सी देता है, जो कि जल से पुनः अभिक्रिया कर बी बना देता है। ए, बी और सी बताना है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो। एक तत्व है जो ए है, वो जल से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि H2O से अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, चूने का पानी। और ये जो आपका चूने का पानी होता है, क्योंकि सफेदी करने में यही उपयोग होता है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया। तो आपका जो है ये हो गया बी, और ये ए जो था ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। तो ए और बी तो मिल गया। तो ए क्या है आपका, कैल्शियम है। बी क्या है आपका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब आ जाते हैं सी पर। क्या बात कर रहा है कि एक ऑक्साइड सी दे रहा है। कौन दे रहा है, बी गर्म करने पर एक ऑक्साइड सी दे रहा है। ओके, बी को गर्म करते हैं, रुको, बी को गर्म करते हैं। ये लो CaO, सॉरी ये तो मिलेगा अपने को, CaOH ट्वाइस, इसको अपन ने गर्म किया। कैसे गर्म करते हैं हम लोग, हम इसका हैप्पी बर्थडे मना लेंगे, है ना? बात समझ में आ गई? ये लो गर्म कर दिया हमने, इसका मोमबत्ती जलाई, गर्म कर दिया, खेल खत्म। तो क्या मिल रहा है, CaO मिल रहा है, साथ में आपको भैया ऊपर वाली जो अभिक्रिया है ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, कर लेना, ठीक है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। चलो, तो जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी को गर्म किया तो आपको क्या मिला भाई, चूना मिला। बड़ी सिंपल, अरे सिंपल तो है यार। चूने के पानी को यदि गर्म करोगे तो चूना मिलेगा और पानी जो है वो फुर्र हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या मिला, तो भैया चूना मिला ना। कौन सा वाला, लगाने वाला या खाने वाला? दोनों। लगाने वाला पान में लगाया जाता है, खाने वाला जो है वो भी पान के साथ खाया जाता है, दीवालों में लगाया जाता है, राइट? तो आपको क्या मिला, चूना, और यही होगा आपका सी 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 सी। तो यही क्या होगा आपका, सी होगा। तो ए बी सी हमें पता चल चुका है। ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे और हम वापस से देख रहे हैं यहां पर एक ऐसा ही क्वेश्चन। तो कैल्शियम होगा आपका ए, बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम आपका जो है हाइड्रोक्साइड, या फिर आप उसको चूने का पानी भी कह सकते हो, राइट? हाँ, लाइम वाटर कह सकते हो, ये होगा। और आपका जो सी है वो होगा CaO, विच इज बेसिकली बुझा हुआ चूना, दैट्स ऑल। चलिए भाई, तो सारी रिएक्शंस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बहुत ही सिंपल, धमाकेदार, आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसको निपटा दिया। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है? चलो देख लो, देख लिया पक्का, ये मिटाया, और रिएक्शंस आपने देख ली है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है या नहीं आता है। बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिए कैसे। देखो एस्क वो पत्थर होता है जिससे किसी धातु को बाहर निकाला जाता है, और जिंक के एस्क से इस धातु के निष्कर्षण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रमों से संबंधित अभिक्रियाएं दी जाती हैं। अब कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ध्यान से देखो भैया। ऐसा है, एक तो आपको इसका भर्जन करना है, एक तो जिंक के एस्क का क्या करना है भाई, भर्जन करना है। किस कब होता है ये, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में, राइट? और निस्तावन कब होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बात समझ में आ रही है? तो एक उपस्थिति में होगा, दूसरा जो है वो किस में होगा भाई, अनुपस्थिति में होगा। किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा, ध्यान से देखो। उपस्थिति में सल्फाइड का होगा। किसका होगा, तो रुको अभी दिखाते हैं इसको खेल, राइट? चलो भैया, तो ये किसका होगा, तो ये होगा सल्फाइड का। और ये किसका होगा, तो ये कार्बोनेट का। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जो निस्तापन है वो होता है कार्बोनेट एस्क का, और आपका जो सल्फाइड एस्क है उसका क्या होता है, उसका भर्जन होता है। तो बात तो क्लियर है ना? देखो ना, ऑक्सीजन के साथ कराया सल्फाइड एस्क का, तो क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला।
कार्बोनेट एस का कराया तो जिंक ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, खेल खत्म। तो जिंक एस का भर्जन कब करोगे? जब सल्फाइड एस्क होगा। जब क्या होगा? आपका सल्फाइड एस्क होगा, आप भर्जन करेंगे। जब आपके पास में कार्बोनेट एस्क होगा, आप करेंगे इसका निस्तापन। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलो नोट कर लो। कर लिया? सिंपल है। ये रहा भैया अगला सवाल, पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है? ठीक है भाई, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। क्षार धातु की बात हो रही है, सवाल आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, राइट। अब एक क्षार धातु है, तो क्षार धातुएं कौन सी होती हैं? पहले समूह की सारी धातुएं जो होती हैं हम उनको क्षार धातुएं कहते हैं। दूसरे समूह वाली क्या होती है? क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, राइट। तो कौन सी होगी? तो ध्यान से देखो। अब स्टार्ट कैसे करते हो? देखो, स्टार्ट करते हो ना, कैसे करते हो? कैसे सिखाया था मैंने आपको? हेलिना कब्र से फरार, राइट। हेलिना कब्र से फरार था या नहीं था? हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। हालांकि आपकी जो हाइड्रोजन है वो कोई धातु नहीं है, वो एक अधातु है। पर हम इसको पढ़ते थे हेलिना कब्र से फरार, जिसमें लीना से लेकर फरार तक जो था ये आपकी पहले समूह की सारी धातुएं थी। तो इसमें से एक क्षार धातु हमने ए ली है जो जल से अभिक्रिया कर रही है। तो ये सभी धातुएं जल से करती हैं अभिक्रिया, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है और एक यौगिक का निर्माण कर रही है जिसका अणुभार 40 है। मतलब ये कि इनमें से एक धातु, अच्छा हाइड्रोजन को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि धातुओं की बात हो रही है, वो धातु है, राइट। और इन धातुओं को हम एक काम करते हैं, एम से दर्शाते हैं। तो जब हम m को H2 से एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक है। धातुओं को हम m से दर्शा रहे हैं और ये कैसी है? तो हेलिना कब्र से फरार, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये धातु जब जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो एक यौगिक दे रही है जिसका अणुभार जो है वो 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं m धातु को जल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा MOH। और इसका जो भार है वो कितना है आपका? वो है स्टूडेंट्स 40। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये सामान्य सूत्र है M + H2O का और आपको क्या मिलेगा? MOH मिलेगा। और साथ में जो है इस रिएक्शन को यदि हम और प्रोसीड करें तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। हाँ बिल्कुल रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी, ऑलरेडी गिवन हियर, ठीक है। अब देखो 40 भैया अणु भार है आपका। अब इसमें से आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निकाल दो, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, 17 बाहर निकाल दिया आपने। 40 में से यदि आपने 17 बाहर निकाल दिया तो अब आपके पास कितना बचा? 23 बचा। और यदि 23 बचा तो 23 अणुभार वाली जो धातु है वही अपने को लेनी है। 23 अणुभार वाली धातु जो है वो हमें लेनी है। तो वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी सोडियम, जैसा कि हम जानते हैं। क्योंकि लिथियम का बहुत कम है, पोटेशियम का बहुत ज्यादा है, तो ये सारी नहीं होने वाली है, राइट। तो जो धातु यहां पर ली जाएगी वो होगी आपकी सोडियम। चलिए, तो सोडियम हो गई आपकी धातु और MOH अब बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, Na + H2O। और क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स NaOH और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। बात समझ में आ रही है? साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, इसको नोट कर लीजिए। तो B क्या होगा अपना? NaOH होगा। A हमारा Na हो गया, B क्या होगा हमारा? NaOH होगा। आगे बढ़ते हैं। यौगिक B एल्यूमिनियम ऑक्साइड से उपचार करने पर, यौगिक B जो है आपका वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से उपचार करने पर घुलनशील यौगिक C देता है। एक घुलनशील यौगिक देता है जिसको आप क्या बोल रहे हो? C बोल रहे हो। तो आपको B और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवानी है और आपको एक घुलनशील यौगिक क्या मिलेगा? C मिलेगा। तो भैया ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका क्या? सॉरी, उसके पड़ोस वाला, ठीक है। ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या मिला? सोडियम एल्यूमिनेट मिला आपको। आपको कौन सी चीज मिली स्टूडेंट्स? आपको मिला सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। और ये घुलनशील होता है। तो इस तरीके से A मिल गया, B मिल गया और C जो है वो भी अपने को मिल गया, सोडियम एल्यूमिनेट। कहानी सिंपल है, एकदम आसान है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, ठीक। चलो, हो गया। चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमारे सामने क्या है वो देख लेते हैं। भाई हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं।
अब आप यदि पहली अभिक्रिया देखोगे तो आप ये जानोगे कि MnO2 से ऑक्सीजन बाहर आ गया है और वो ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम से जुड़ेगा, राइट। MnO2 से ऑक्सीजन बाहर आया है, मतलब ये कि इसका जो है क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन बाहर आया है और ऑक्सीजन आकर किसके साथ जुड़ेगा, एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स Al2O3। ये कौन सी चीज बनेगी, तो ये एल्यूमिना बनेगा, Al2O3 बनेगा, क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से इसी तरीके से जुड़ पाता है। और आपको क्या करना है, तो आपको यहां पर 2 लगा देना है। और क्या निकलेगी, साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। तो कैसी अभिक्रिया होगी, तो ये होगी, जैसा कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि ये होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी होगी, तो ये होगी स्टूडेंट्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहानी सिंपल है, एकदम आसान है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, कैल्शियम की पानी में, अब एक बात बताओ, कैल्शियम को जब भी आप पानी में डालते हो क्या आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ऐसे ही क्षार का निर्माण होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपको चूने का पानी तो बनाना पड़ेगा। ये बना दिया। बैलेंस्ड है कि नहीं है, हाँ जी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ध्यान से देख लो। उस तरफ एक कैल्शियम, यहां भी एक कैल्शियम, यहां पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 यहां पर 2 यहां पर, ये भी बैलेंस्ड है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में H2O यहां पर है। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, तो हमारे पास भैया कुल ऑक्सीजन कितनी है देख लो। देखो एल्यूमिनियम सोडियम सारी चीजें बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन यहां पर 2 थी, इधर पे मेरे को 2 दिख रही है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, भाई 4 ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है क्या, यहां पर 3 है और वहां पर आपकी 2, 5 ऑक्सीजन है। यहां पर जो है 5 ऑक्सीजन है। अब 1 ऑक्सीजन मुझे कहां दिख रही है, इधर पे देख रही है, और 3 और 2 5, तो 4 मुझे यहां पर बनानी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं, NaAlO2 यदि मैं बनाता हूं, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि शायद अभी हमने बनाया था, सोडियम एल्यूमिनेट, तो ये चीज मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे चुपचाप सामने की तरफ 2 लगा देना है, दैट्स ऑल। तो ये क्या मिला मुझे, मुझे मिला सोडियम एल्यूमिनेट। और यदि आप अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो देखो एल्यूमिना के साथ में आपने यदि कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई थी तो आपको चीज मिली थी सोडियम एल्यूमिनेट और जल मिला था। और उस सेम अभिक्रिया की हम फिलहाल में यहां पर बात कर रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल था। चलिए इसके बाद ZnS और ये आपका O2। तो पता है आपको ये कौन सी अभिक्रिया है भैया, ये है आपका भर्जन। और इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड आपका अयस्क होता है उसकी हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ZnO और साथ में आपको 2S2O मिल जाएगी और यहां पर भी आप लिख दो 2। चेक करो और मुझे बताओ सारी रिएक्शंस बैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड नहीं है। तो आप यदि अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ किसी एक परमाणु की कुल, किसी एक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या यदि एक समान पाते हैं तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है, बैलेंस है, राइट। तो सारी ही अभिक्रिया बैलेंस है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है इन सारे अभिक्रियाओं को, ठीक है। चलिए अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, इसको आप बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लें। कर लिया नोट, पक्का, ठीक। अगला सवाल क्या कहता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई 2 अयस्क हैं। अयस्क क्या होता है, तो एक ऐसा पत्थर जैसे किसी भी धातु को आप बाहर निकालते हो, अधातु को भी, किसी भी तत्व को आप किसी पत्थर से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो ऐसे पत्थर को जिसमें किसी पर्टिकुलर तत्व की जो मात्रा है, प्रतिशत मात्रा है, वो काफी ज्यादा दी होती है, तो ऐसे पत्थर को हम लोग बोलते हैं अयस्क, ठीक है। चलो 2 अयस्क A तथा B है। अयस्क A को गर्म करने पर CO2 दे रहा है, अच्छा ठीक है। अयस्क A को जब गर्म कर रहे हैं हम लोग तो ये CO2 एक आपका उत्पाद दे रहा है, जबकि B को गर्म करने पर SO2 दे रहा है, ओके ठीक है। B को गर्म करने पर SO2 भी मिल रहा है, ठीक। इनको धातुओं में परिवर्तित करने के लिए आप कौन से पद काम में लेंगे, तो भैया ये सवाल है आपका धातुओं के निष्कर्षण का, ध्यान से देखिएगा। अब CO2 पता है कब मिलती है, जब आप भर्जन करते हो, उल्टा हो गया, जब आप निस्तापन करते हो यानी कि कैल्सिनेशन करते हो तो कार्बोनेट अयस्क से मिलती है आपको। हमेशा एक चीज याद रखो, जो कार्बोनेट अयस्क होगा, जो कार्बोनेट अयस्क होगा वहां से आपको क्या मिलेगा,
CO2 मिलेगा, और जो सल्फाइड एस्क होगा, और जो सल्फाइड एस्क होगा, जो सल्फाइड एस्क होगा स्टूडेंट्स, वहां से आपको SO2 गैस जो है वो बाहर निकलेगी। अब यदि कार्बोनेट एस्क है, इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी कहानी है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? तो कार्बोनेट एस्क का होता है निस्तापन, और जैसा कि हमने कई बार पढ़ रखा है कि आपका जो निस्तापन है वो तब होता है जब ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही शून्य होती है, और ये क्या होता है? तो भाई ये भर्जन होता है। बस इतनी सी तो बात थी, ठीक है। तो कार्बोनेट एस्क है, इसका क्या होगा? निस्तापन होगा, और आपके सल्फाइड एस्क का क्या होगा? वही भर्जन होगा। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी कहानी। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां पर मुझे एक ऐसा एस्क लेना पड़ेगा जो कार्बोनेट जैसा है। बात समझ में आ रही है? और यहां पर मुझे एक ऐसा एस्क लेना पड़ेगा जो आपका क्या है? सल्फाइड जैसा है। तो यदि हम जिंक की बात करें तो ZnCO3 आपका कार्बोनेट एस्क है, और ZnS आपका जो है ये सल्फाइड एस्क है। और भर्जन यदि है तो आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा, निस्तापन यदि है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी थी। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। चलो, चूंकि एस्क ए CO2 दे रहा है इसलिए ये MCO2 होगा, और मैंने सीधे उदाहरण लिया और M की जगह लिखा है Zn, राइट। तो एस्क कैसा होगा भाई? MCO2 होगा। एस्क B SO2 दे रहा है इसलिए MS होगा, तो देखो ना ZnS लिखा तो है, सिंपल सी बात है। चलिए, ए को प्राप्त करने की विधि, एक काम करो, पहले आप इतना नोट करो, फिर ए को प्राप्त करते हैं। किया? पक्का? इजी? अब बढ़ते हैं आगे। चलो, ए को प्राप्त करने की विधि 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 तो बड़ी ही सिंपल सी विधि होगी ए को प्राप्त करने की। याद रखेंगे, कार्बोनेट एस्क है जिसका फॉर्मूला क्या होगा? तो MCO3 होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम MCO3 को गर्म करते हैं। तो हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए हम ऐसा एक डेल्टा या ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा MO और साथ में CO2। कार्बोनेट एस्क था, ये पहली स्टेप हो गई। अब आपको क्या प्राप्त करना है भाई? धातु में प्राप्त करना है, तो MO में से ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको करना पड़ेगा अपचयन। ये लो, तो MO लिया और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी? कार्बन से करा दी। और इसने क्या दिया? तो इसने दिया आपका M प्लस ऑक्सीजन बाहर निकालकर CO हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें धातु बाहर मिल गई। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं निस्तापन, और कार्बन द्वारा हम इसका क्या कर रहे हैं? अपचयन। तो इस कार्बन ने क्या किया? इस ऑक्सीजन को ही खींच लिया, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही तो कहलाता है अपचयन, जिसको हमने कई बार पढ़ा है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होगा? MO, C बाहर निकाल लिया और ये आपका M हो जाएगा, साथ में आपका CO हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको धातु जो है वो मिल जाएगी। क्लियर? नोट किया जाए। कर लिया? पक्का? चलिए, थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं इस कहानी को। अब हम एस्क B की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें भर्जन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा MS। तो कैसे होगा MS? देखते हैं। चलो देखो, मिटा दूं? पक्का? ये एस्क A के बारे में था, कंफ्यूज होने जैसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे किसकी? MS की। अब MS जो है इसका होगा भर्जन। इसका क्या होगा? भर्जन होगा, राइट। अब इसका भर्जन होगा, इसका मतलब क्या? हम इसकी O2 से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। इसकी हम किससे अभिक्रिया कराएंगे? O2 से करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखिएगा, हमें MO मिलेगा और साथ में हमें SO2 मिलेगा और SO3 भी मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, SO3 जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मिले, तो एक काम करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं 2, यहां पर भी लिख देते हैं 2, और यहां पर लिख देते हैं 3, ठीक है। और यहां पर भी हम लिख देते हैं 2SO2। अब आपको MO मिल गया है। MO नहीं चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए? हमारी जो डिमांड है वो क्या है? धातु में परिवर्तित करना है, मतलब हमें M चाहिए। हमें कौन सी चीज चाहिए? M चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फिर से वही बात, हम कोई एक ले लो, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। फिर कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे, फिर से हमें M मिल जाएगा और हमारा CO बाहर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ऊपर वाली, इसको आप क्या बोलोगे? सीधी सी कहानी है, इसको आप भर्जन बोलोगे।
इसको आपने गर्म किया है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भर्जन कहते हैं, अनुपस्थिति में करते हैं तो निस्तापन कहते हैं। और इसको आप क्या बोलोगे? तो ध्यान से देखो, कार्बन ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया है तो ये होगा आपका आपका अपचयन। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा आपका अपचयन। दैट्स ऑल। तो ऐसे करके आपको यहां पर m जो है वो वापस मिल जाएगा। इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लें, ठीक है? चलो, कर लिया पक्का। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। और कहानी बिल्कुल सही है, आपको रिएक्शंस दिख रही होंगी। ये रिएक्शंस को मैंने अभी आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट किया था। देखो, क्लियर, सिंपल, बहुत ही आसान, पक्का। चलिए अब सवाल यह पैदा होता है कि सर हमने जो है पहले अध्याय की अभिक्रियाएं देख ली, दूसरे की देख ली, तीसरे की देख ली, अब चौथे अध्याय की अभिक्रियाएं हम कैसे देखेंगे? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो कैसे देखेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास 3 तरीके हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। या तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, या तो आप गूगल पे जाइए, या तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप वहां पर जाएंगे आपको जो है पूरा का पूरा खजाना और पिटारा मिलेगा एजुकेशन का। और कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है शिक्षित भारत विकसित भारत। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपने यहां पर क्लिक किया। जैसे आपने यहां पर क्लिक किया, आपके सामने क्लास 10th का पूरा जो सिलेबस है, एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो होगा आपके सामने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? देखो, कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस, 1 शॉर्ट रिवीजन, इसके बाद किसकी बात होगी? एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें इंटेक्स क्वेश्चंस भी होंगे, एग्जांपल्स भी होंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, रिएक्शन वाले क्वेश्चन जो कि अभी हमने देखे थे। उसके बाद और क्या? आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स। इतना करने के बाद कोई भी एग्जाम यदि हो जाए तो उसमें आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बचने वाला नहीं है। तो ये सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से आप एक काम करो, आप यदि नए स्टूडेंट हैं, आप यहां पर क्लिक कर दो और सबसे पहले आपके सामने जो सिलेबस होगा वो होगा आपका पाठ्यक्रम परिचय। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे उन चैप्टर्स के बारे में जो आपके सिलेबस में आने वाली हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक स्लाइड आएगी, वीडियो आएगी और वहां से आप अपनी पढ़ाई को निःशुल्क बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्लास में, किसी भी बोर्ड में यदि आप हैं और आपको यदि पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी जा रही है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी सारी तैयारी जो है वो हम करवाएंगे। बात समझ में आ गई? इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।